नमस्कार। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी खटीमा, उधम सिंह नगर ऑनलाइन क्लासेस में इकोनॉमिक्स स्टडी गाइड पर अपने सभी छात्र और छात्राओं का तथा अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। सभी बच्चों को नमस्कार। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी, अपने सभी छात्र एवं छात्राओं का तथा अपने व्यूअर्स का 10+1 क्लास में इकोनॉमिक्स स्टडी गाइड पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा प्रकरण है, आंकड़ों के संकलन की विधियां, संगणना, अनुसंधान, प्रतिदर्श, निर्देशन, अनुसंधान विधि। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि सबसे पहले सांख्यिकी में जो प्रारंभिक चरण है वो है समंकों का संकलन। और समंकों का जब हम संकलन करते हैं तो समंकों का संकलन करने से पहले हमें समंक संकलन हेतु जो विधि हैं उनका चयन करना पड़ता है। यह अनुसंधान की प्रकृति पर आधारित होता है और खर्च वगैरह, परिश्रम वगैरह, उद्देश्य वगैरह, परिशुद्धता वगैरह जो विभिन्न मानक हैं उनके आधार पर हम चयन करते हैं कि हमें किस प्रकार की विधि का चयन करना है। तो ये आंकड़ों के जो संकलन की जो विधियां हैं, मतलब आंकड़े किस प्रकार से संकलित किए जाएंगे ये तो हम पहले बता चुके हैं आपको। ठीक है, आज जो है संगणना विधि और प्रतिदर्श निर्देशन। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। आंकड़ों का जो संकलन है वो दो विधियों के अनुसार हो सकता है। एक संगणना विधि और दूसरा है निर्देशन विधि। तो इन दो विधियों के द्वारा हम आंकड़ों का संकलन करते हैं। अब आइए समझते हैं कि संगणना अनुसंधान विधि क्या है। इसमें जो है हम समग्र इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जो हमारी सांख्यिकीय इकाइयां हैं जिनसे हमने सूचना प्राप्त करनी है, किसी भी इकाई को हमने छोड़ना नहीं है, सभी इकाइयों को उसमें सम्मिलित करना है ना। और संगणना विधि का प्रयोग हम उस स्थान पर करते हैं जहां पर हमें शुद्धता 100% चाहिए, जहां हमारा क्षेत्र सीमित होता है, हमारा क्षेत्र सीमित हो और जो हमारी सांख्यिकीय इकाइयां हैं उनमें विविधता हो। ठीक है, तो उस जगह पर इस रीति का प्रयोग करना उपयुक्त होता है। इसमें हम समग्र सांख्यिकीय इकाइयों को, संगणना विधि में समग्र सांख्यिकीय इकाइयों को सम्मिलित करते हैं, किसी भी इकाई को छोड़ा नहीं जाता है। दूसरी तरफ जो प्रतिदर्श या निर्देश, जिसको हम सैंपलिंग विधि भी कहते हैं, सैंपलिंग मेथड, समग्र जो है इसको यूनिवर्स बोला जाएगा। किसी सांख्यिकीय इकाइयों यानी कि किसी अनुसंधान की समस्त सांख्यिकीय इकाइयों को समग्र कहा जाता है। और उन समग्र में से
यदि हम कुछ इकाइयों का चयन कर लेते हैं प्रतिनिधि इकाइयों के रूप में, तो उसको हम प्रतिदर्श कहते हैं, यानी सैंपल मेथड बोलेंगे। ठीक है। समग्र जो है वो क्या है? समग्र से हमारा तात्पर्य किसी सांख्यिकी, जो हमारे अनुसंधान क्षेत्र की सांख्यिकी इकाइयां हैं, उनका जो समूह है समग्र, उसको हम समग्र बोलेंगे। यानी जो संपूर्ण सांख्यिकी इकाइयां हैं जिनको अनुसंधान में सम्मिलित किया जा रहा है, वो हमारी समग्र इकाइयां कहलाएंगी। जैसे कहिए किसी विद्यालय में 500 छात्र हैं, तो 500 छात्रों को यदि अनुसंधान के क्षेत्र में हम सम्मिलित कर रहे हैं, तो वो 500 छात्र हमारे समग्र कहलाएंगे। यदि किसी यानी कई गांव में 3000 श्रमिक हैं, तो सभी श्रमिकों को का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसको समग्र कहेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब प्रतिदर्श की चर्चा कर लें। समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को हम चुन लेते हैं, और वो इकाइयां जो है समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, और उन इकाइयों पर जो हम निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, जो भी हमारे अध्ययन निष्कर्ष होते हैं, उन निष्कर्षों को हम समग्र पे लागू करते हैं। तो ये जो है, इसको प्रतिदर्श मेथड बोला जाएगा। जैसे विद्यालय के 500 छात्रों में से हम 50 छात्रों का चयन करते हैं, तो 50 छात्र प्रतिदर्श कहलाएंगे, या सैंपल कहलाएंगे, या निर्देशन कहलाएंगे। आप समझ गए होंगे। तो समग्र में से कुछ विशेष इकाइयों का प्रतिनिधि इकाइयों के रूप में चयन करना प्रतिदर्श कहलाता है, न्यायदर्श कहलाता है, या सैंपलिंग कहलाता है, अथवा निर्देशन कहलाता है। आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। जैसे अगर किसी सिक्के को 100 बार उछाला जा रहा है, ठीक है, 100 बार उछाला जाए, तो समग्र हमारा 100 होगा। ठीक है। ताश के कितने पत्ते? 52। तो कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो ताश में समग्र क्या होगा? 52। और इस समग्र में है ना, विभिन्न वर्गों के पत्ते होते हैं, जैसे कान के, चरी के, कुल के। तो उनमें सजातियां होती है। चरी के पत्ते 13, पान के पत्ते 13, ईट के पत्ते 13, हुकुम के पत्ते 13। जानते हो, देखा है ना। तो आप उसको अलग अलग उनकी क्वालिटी के आधार पर 4 वर्गों में बांट सकते। तो समग्र का मतलब आप समझ चुके हैं। समस्त सांख्यिकी इकाइयों को समग्र कहते हैं, और समग्र के एक अंश को प्रतिदर्श। जैसे गेहूं का एक बहुत बड़ा ढेर है, और उस ढेर में से हम एक मुट्ठी गेहूं निकालते हैं, तो वो जो है वो सैंपल है। अब उस गेहूं को हम देख रहे हैं, उस गेहूं में यदि मिट्टी है, यदि वो गेहूं भीगा हुआ है, पानी खाया हुआ है, या उसमें घुन है, तो सैंपल पर जो निष्कर्ष हमने लिया, समग्र पर उसको लागू करेंगे। यदि वो हमारे हाथ में जो गेहूं है वो बिल्कुल अच्छा है, बेहतरीन क्वालिटी का है, तो हमारा निष्कर्ष होगा कि समग्र जो है वो अच्छा है, यानी अच्छी क्वालिटी का गेहूं है। और यदि हमारे हाथ में जो गेहूं है वो ठीक नहीं है,
इसमें पानी लगा है, मिट्टी है वगैरह वगैरह, कूड़ा वगैरह है, धूल वगैरह ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि गेहूँ जो है उसमें मिट्टी है, वो उसको घुन लगा है, वो नमी खाया है। तो संपूर्ण पर लागू करते हैं तो संपूर्ण ढेर हमारा समग्र है, और एक वानगी के लिए जो हमने मुट्ठी भर गेहूँ निकाला है वो वानगी है, वो सैंपल है, प्रतिदर्श है, न्यायदर्श। प्रतिदर्श या न्यायदर्श या निदर्शन, इन दोनों शब्दों में आप अंतर समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा इधर ही समझाना चाहेंगे। देखिए, ये समग्र लिखा है, ये प्रतिदर्श, इसको न्यायदर्श भी कह सकते हैं आप, निदर्शन भी कह सकते हैं। तो समग्र, यूनिवर्स, और इसको पॉपुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन, जनसंख्या। किसी यानी समग्र जो होता है, ये बड़ी संख्या में जो इकाइयां होती हैं उसको हम समग्र कहते हैं। जो संपूर्ण इकाइयां हैं उनको हम समग्र कहते हैं। प्रतिदर्श, सैंपल, यानी ये जो है छोटी इकाइयों में, छोटी संख्या में जो इकाइयां हैं उसको प्रतिदर्श कहते हैं। ठीक है, प्रतिदर्श पर जो हमारा हम निष्कर्ष निकालते हैं, हमारा अध्ययन निष्कर्ष होता है, वो हमारा संपूर्ण यानी समग्र पर लागू माना जाता है। लिखा हुआ है यहाँ, पढ़ लीजिए। अध्ययन निष्कर्ष संपूर्ण यानी समग्र पर लागू माना जाता है। और ये प्रतिदर्श हम चुनते किससे? समग्र इकाइयों से हम प्रतिदर्श चुनते हैं। यानी प्रतिदर्श, न्यायदर्श या निदर्शन, ये जो है समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये डायग्राम आपकी समझ में आ गया होगा, इसको विशेष करके ध्यान में रखेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अनुसंधान की जो विधियां हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है संगणना अनुसंधान, संगणना अनुसंधान, और दूसरा है निदर्शन विधि। ठीक है, संगणना विधि, निदर्शन विधि, इसको कंसेंसस मेथड बोलेंगे और इसको सैंपलिंग मेथड बोलेंगे। तो दो विधियां होती हैं, आइए अब इस पर चर्चा करें। संगणना विधि यानी कंसेंसस मेथड और निदर्शन विधि अर्थात सैंपलिंग मेथड, इन दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी हमने आपको दी। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि संगणना विधि में इसका क्या उपयुक्तता है, इसकी क्या इसके गुण हैं और क्या इसके दोष हैं। तो देखिए, संगणना विधि इस यानी कंसेंसस मेथड का प्रयोग हम वहां करते हैं जैसे जनसंख्या, जनगणना, दूसरा हुआ आयात निर्यात, उत्पादन के आंकड़े इत्यादि। तो ऐसे स्थानों पर हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। और सैंपलिंग मेथड, इसका प्रयोग जैसे अनाजों की किस्म वगैरह, वहाँ हमको केवल एक थोड़ा सा एक मुट्ठी गेहूँ निकाल के देख लेना है या चना देख लेना है और उस सैंपल को लेकर संपूर्ण के बारे में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। या जैसे आप देखते हैं कि बीमारियों वगैरह के इलाज के लिए डॉक्टर लोग सैंपल लेते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं, यूरिन सैंपल लेते हैं, अदर्स। ठीक है ना? और उस सैंपल्स के आधार पर कहिए कि पूर्ण संपूर्ण निरीक्षण या निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले संगणना विधि, कंसेंसस मेथड, इसका हम यानी आंकड़े इकट्ठे किए, आंकड़ों में हमने अनुसंधान करना है, निष्कर्ष निकालना है। तो निष्कर्ष निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास यही मेथड है। इस मेथड के अनुसार क्या करना है, ये इस विधि का जो प्रयोग है हम बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं कर सकते, सीमित क्षेत्र में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस विधि का यानी संगणना विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए हम सीमित क्षेत्र में ही
अनुसंधान कर सकते हैं और लागू कर सकते हैं इसको। दूसरा जो बात है, इस विधि का प्रयोग करना उस जगह पर ज़्यादा बेहतर समझा जाता है जहां पर जो हमारी सांख्यिकी इकाइयां हैं उनमें भिन्नता हो, विविधता हो, वहां इस इकाई यानी कि हम जनगणना विधि का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक और अन्य बात, जहां बहुत अधिक शुद्धता की आवश्यकता है, ठीक है, गहन अध्ययन की आवश्यकता है, जहां किसी भी इकाई को छोड़ा नहीं जा सकता, तो वहां इस विधि का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। शुद्धता जहां पर हमें बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, जहां बहुत अधिक यानी कि 100% शुद्धता की अपेक्षित हो, वहां इस इकाई का हम प्रयोग करते हैं। तीसरी बात जो है ना कि इसमें हम गहन अध्ययन अगर हमें करना है तो किसी भी इकाई को हम नहीं छोड़ेंगे, सभी इकाइयों को अनुसंधान की परिधि में रखेंगे और समग्र का अध्ययन करेंगे, यानी संगणना अनुसंधान करेंगे। इस रीति के गुण जैसा आपको स्पष्ट ही है, इसमें उच्च स्तर की शुद्धता होती है, ठीक है, यानी 100% शुद्धता होगी। दूसरा, प्रत्येक इकाई का इसमें अध्ययन किया जाता है, किसी इकाई को छोड़ा नहीं जाता है, और इसलिए सभी इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है, तो विस्तृत सूचनाएं हमारे पास में उपलब्ध हो जाती हैं। विशेष सूचनाएं हमको प्राप्त हो जाएंगी जिनका हम अन्य स्थानों पर भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जहां पर सांख्यिकी इकाइयों में बहुत अधिक विविधता है, बहुत अधिक भिन्नता है, वहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो दोष है वो यही है कि ये इसमें बहुत खर्चीली पद्धति है, ठीक है। इसमें जो है खर्च बहुत ज़्यादा होता है। अब जनगणना के आंकड़े अगर एकत्रित कराते हैं, आप समझते होंगे संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना होती है, तो इतनी बड़ी जनगणना करने के लिए बिल्कुल एक सुव्यवस्थित स्ट्रक्चर चाहिए, कर्मचारियों का संगठन चाहिए। उसी संगठन से ही हम इसको अंजाम दे सकते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो संगठित हो, और उसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है, अधिक समय और परिश्रम लगता है इस विधि को अपनाने में, ठीक है। और साथ ही केवल ये सीमित क्षेत्र में ही इसका प्रयोग हो सकता है, विस्तृत क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। आइए अब इधर देखते हैं, निदर्शन विधि है। निदर्शन विधि, जैसे मैंने पहले ही बताया कि विभिन्न जहां पर समस्त इकाइयों में समरूपता है, वहां इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे गेहूं का बहुत बड़ा ढेर है, गेहूं है, और उसमें से हम थोड़ा सा गेहूं सैंपल के लिए निकाल लें और उस गेहूं को देख लें, निरीक्षण कर लें उसका, तो हम जो निष्कर्ष निकालेंगे गेहूं को देखकर, जैसे गेहूं में अगर मिट्टी है तो हमें पता चल जाएगा कि गेहूं में मिट्टी है, तूण ज़्यादा है, या गेहूं में पानी है, नमी लगी हुई है, या घुन लगा हुआ है, उसको देखने से हमको पता चल सकता है। और थोड़ा से गेहूं की मात्रा से हम संपूर्ण ढेर का अनुमान लगा सकते हैं। ब्लड की एक बूंद कुछ मात्रा से संपूर्ण बॉडी का परीक्षण, यानी बॉडी में रक्त का परीक्षण किया जाता है। आपको मालूम है, तो सैंपल मेथड है ना, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बड़े क्षेत्र में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अधिक बड़े क्षेत्र में सैंपल ही चुनना है। अभी कभी कभी आप देखते होंगे ना, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण आते रहते हैं, वहाँ चुनाव के जितने भी इकाइयाँ हैं सबको वहाँ सम्मिलित नहीं किया जाता है, केवल कुछ लोगों को वहाँ सम्मिलित किया जाता है, और जो चुनाव सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं तो उनके द्वारा एक परिणाम, एक निष्कर्ष
वो प्रदर्शित किया जाता है सैंपलिंग मेथड से। तो विस्तृत क्षेत्र की बात हम कर लें तो विस्तृत क्षेत्र में लागू हो जाता है जहाँ गुणों में समस्त इकाइयाँ, सांख्यिकी इकाइयाँ समरूप हैं, सजातीय है, उनमें विविधता नहीं है, तो वहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ हमें बहुत अधिक शुद्धता की आवश्यकता नहीं है ना, जहाँ बहुत अधिक शुद्धता अपेक्षित नहीं है, वहाँ इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। सूक्ष्म और गहन अध्ययन की जहाँ आवश्यकता न हो, ठीक है, केवल सामान्य अध्ययन से काम चले, तो वहाँ इस इकाई यानी हम निदर्शन विधि या न्यायदर्श विधि या निर्दर्श विधि या कहिए इसको प्रतिदर्श विधि भी बोलेंगे, तो इस रीति का यानी सैंपल रीति, सैंपलिंग मेथड, इसका हम प्रयोग करते हैं। व्यापक दृष्टिकोण से जहाँ हमें नियम और सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है, वहाँ इस रीति का प्रयोग किया जाता है। गुण की बात करें, ये कम खर्चीली है, मितव्ययिता का गुण इसके अंदर है, ठीक है। कम खर्च में अधिक व्यापक क्षेत्र में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये एक वैज्ञानिकता भी इसके अंदर है। हमने जो एक प्रतिदर्श लिया है उसके आधार पर निष्कर्ष निकालें और एक दूसरा प्रतिदर्श लें, उसके आधार पर यानी कि निष्कर्ष निकालें और दोनों निष्कर्षों की हम तुलना कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका वैज्ञानिक भी है, सरल भी, आसानी से समझ में आ जाता है और शीघ्र निष्कर्ष इससे हमको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। अब चुनाव का देखो, चुनाव में जो चुनाव होता है उसका रिजल्ट आने में कितना टाइम लग जाता है, सुबह से लेकर शाम तक हम इंतजार करते रहते हैं। और सर्वेक्षण क्या होता है, सर्वेक्षण में सुबह यानी शाम को चुनाव हुए और मालूम पड़ा 7-8 बजे ही वहाँ जो है एक अनुमान चुनाव पूर्ण यानी सर्वेक्षण का वो दिखा दिया जाता है और विविध पार्टियों के संदर्भ में कितनी सीट किसको मिल रही है। हालांकि वो उतने सत्य तो नहीं होते, लेकिन फिर भी किसी किसी के बहुत ही ज़्यादा सटीक होते हैं, ठीक है। दोष, कभी कभी भ्रामक निष्कर्ष निकलते हैं, आपने देखा ही है ना, क्योंकि समग्र का एक छोटा सा तो अंश ले रहे हैं हम और संपूर्ण समग्र पे उसको लागू कर रहे हैं, तो कभी कभी हमारे जो निष्कर्ष हैं वो भ्रामक सिद्ध होते हैं, है ना। इसमें जो है कहना चाहिए उच्च स्तर की शुद्धता का अभाव होता है, ठीक है। उच्च स्तर की शुद्धता इसमें नहीं मिल पाती है क्योंकि कुछ ही इकाइयों पर हमारा अनुसंधान होता है और निष्कर्ष निकालते हैं हम लोग। क्रियान्वयन हेतु विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, इसको हर कोई नहीं कर सकता, विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, तब जाके प्रतिदर्श पद्धति का हम प्रयोग करते हैं। समग्र का आकार अगर छोटा है, मान लो 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों में हम कितना बड़ा प्रतिदर्श लें, 5 बच्चे, तो मतलब परिणाम ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं आएंगे। और 50 का प्रतिदर्श जो है मतलब एक समग्र हमारा छोटा है, तो वहाँ हमें प्रतिदर्श विधि का प्रयोग करने में थोड़ा कठिनाई महसूस होगी, ठीक है। अगर समग्र का आकार छोटा है तो प्रतिदर्श पद्धति को लागू करना कठिन होता है। अब दोनों पद्धतियों की तुलना भी आपके सामने मौजूद है, ठीक है। इसके लिए सीमित क्षेत्र, उसके लिए विशिष्ट क्षेत्र। इसमें सजातीय इकाइयाँ नहीं होनी, विविधता हो तो यहाँ हम संगणना विधि का प्रयोग करेंगे और यदि गुणों में सभी सजातीयता है, ठीक है, समरूपता है, तो हम निर्देशन विधि का प्रयोग करेंगे। जहाँ प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन करना हो तो वहाँ संगणना विधि, और जहाँ गहन अध्ययन अपेक्षित न हो, सूक्ष्म अध्ययन अपेक्षित न हो, वहाँ हम निर्देशन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। शुद्धता अगर चाहिए तो संगणना अनुसंधान को अपनाना पड़ेगा। इसके द्वारा हमें शुद्ध निष्कर्ष प्राप्त होंगे, हमारे जो निष्कर्ष होंगे उनमें काफ़ी पर्याप्त मात्रा में शुद्धता होगी
निर्देशन विधि में अगर थोड़ी बहुत कम भी चल जाए तो वहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे। जहाँ प्रत्येक इकाई को सम्मिलित करना संभव हो तो वहाँ पे संगणना अनुसंधान, और जहाँ सभी इकाइयों को सम्मिलित करना संभव ना हो वहाँ पे प्रतिदर्श यानी विधि का प्रयोग करेंगे। विशेष सूचना चाहिए संगणना विधि, ठीक है। और यदि शीघ्र निष्कर्ष निकालने वाली बात है तो वहां प्रतिदर्श विधि। ये खर्चीली है, कौन सी? संगणना विधि। और निर्देशन विधि जो है ये विधि जो है ये कैसी है? मितव्ययी है, ठीक है। इसमें मितव्ययिता है, इसमें अधिक खर्चीला है, इसमें श्रम परिश्रम अधिक लगता है, इसमें कम लगता है, ठीक है। केवल सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, विशेष क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तो यही सारी बातें इसमें हैं। इन दोनों की तुलना भी की जा सकती है और मैं समझता हूं कि आपने ठीक प्रकार से इसको समझ लिया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।